मीडिया का भी उतना ही भागीदारी है चुनौतियों को खड़ा करने में। अगर सोशल मीडिया में माउथ टू माउथ जो सोशल मीडिया में गया यह बात को लेके कि सहारा समूह भुगतान में विलंब कर रहा है, लेकिन उसका कन्वे क्या हुआ, सहारा इंडिया बंद हो गया। लोग आज भी ऑफिस में आते हैं, अब बड़े जो पोर्टल से संबंधित कार्यों के लिए आते हैं कार्यालय में, तो उनके बाद उनके मन में कहते कि क्या अभी भी सहारा समूह चलेगा या खुलेगा। तो बोले कि आप जिस जगह पर बैठे हैं ये सहारा समूह का कार्यालय है, आप किस दिशा में हैं, किधर देख रहे हैं। ये कोई बोर्ड आप देख रहे होंगे ऑफिस में प्रवेश करने से पहले कि ये सहारा का कार्यालय है। ये कोई चॉइस सेंटर नहीं है, ये कोई कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है जहां पर धनुगाही का केंद्र बना है। आप इसको देखिए और समझिए। आप जिस संस्थान में निवेश किए हैं वो संस्थान आज चुनौतियों को से लड़ रहा है। पूरा सहारा समूह आपके जमाधन की सुरक्षा भुगतान के लिए आज से नहीं बल्कि 2008-9 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न रेगुलेटरों को द्वारा खड़े किए गए या दिए गए चुनौतियों का सामना करके आपके भुगतान के लिए आज यह कार्यालय भी समर्पित है आप सभी के लिए। मित्रों, कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं, कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि जो भारत सरकार की जो न्यायिक प्रणाली है वास्तव में ये कछुआ चाल नहीं है बल्कि केचुआ चाल हो गया है। कछुआ तो धीरे धीरे चल के कहीं पहुंच भी जाता है, लेकिन केचुआ रेंगते रेंगते दम भी तोड़ देता है। तो आज हमारे भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है, वो सहारा समूह के एक एक कर्मी के लिए जीवन और मरण के लिए चुनौतियों कदम कदम पर खड़ा कर रहा है। यानी पूरा सहारा समूह चुनौतियों से लबरेज हो चुका है। ये स्वतः संज्ञान वाला शब्द आया कहां से, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ केसों को रात के 12 बजे भी ले लिया जाता है। अक्सर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये शब्द आया, पहली बार मैं भी सुना कि स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान तभी ले सकता है, वही ले सकता है जो विवेकवान हो। मैं ऐसा कहीं से मेरा कहना नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस महोदय के अंदर विवेक शून्यता आ गई, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये चुनौती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। आज सहारा समूह जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ये चुनौती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसके ऊपर सही तरीके से, सही समय से त्वरित फैसला नहीं देना। भारत सरकार को भी यह चुनौती है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत में रोजगार देने के नाम पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा संगठन के रूप में उभर के आया, लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाया, देश की आर्थिक गतिविधि में सीधे सीधे इसकी पकड़ थी। ये सारे विषयों को भूला नहीं जा सकता, सरकार नहीं भूल सकती, अनदेखा कर सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आखिर चलता भी है तो भारत के जो नागरिक हैं उनके टैक्स के पैसे से ही भारत की अर्थव्यवस्था भी चलती। उनको भी पता है कि मुझे अगर वेतन और सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं तो भारत के करोड़ों करोड़ निवेश लोगों के कमाई का ऊपर जो टैक्स सरकार कलेक्ट करके हमारा भरण पोषण कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जानता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस बात की भी बहुत बड़ी चुनौती है कि ये जो लाभ सुविधाएं पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो साधु सन्यासी बन के बैठे हैं कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय के सुदूर पहाड़ के, बर्फ के पहाड़ों में बैठ के फैसला दे रहे हैं, जहां पर वस्त्र नहीं है और भौतिक सुख सुविधा विहीन बैठे हैं और वहां से न्याय दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। शायद उनको सुख सुविधा के मामले में, सैलरी के मामले में सबसे बेहतर सुरक्षा मिलता होगा। तो क्या भारत के हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजगण के सामने ये चुनौती नहीं है कि सहारा समूह को न्याय दे दिया जाए, जल्दी दिया जाए, त्वरित दिया जाए, विवेकपूर्ण दिया जाए? ये चुनौती नहीं है।
अगर सहारा समूह अगर जो इन चुनौतियों को सामना करते हुए आज प्रबंधन कुछ कहने लायक अवस्था में नहीं छोड़ा है, माननीय